आज इस प्रोटेस्ट को 112 दिन पूरे हो गए इस धरने को, तो क्या लग रहा है अभी क्या एक्शन लेने वाले हो आप? देखो, लगातार पहले तो बता दूं, मैं इसी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, बीमार विशाल संघ से हूँ। हम लगातार 112 दिन से यहाँ लड़ रहे हैं और बिल्कुल भी डरे नहीं हैं। लगातार पर डे हमने 112 दिन पहले यहाँ पे बहुत गर्मी थी, दिल्ली में बहुत गर्मी थी, सितंबर में अच्छी खासी गर्मी होती है। हाँ, अभी चौथा महीना लग रहा है। उसके बाद बारिश आई, बहुत बारिश पड़ी, पूरा भीग गया था टेंट वेंट। उसके बाद अब तो देखा ही होगा, रात 6 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे था। तो अब ठंड आ चुकी है, मतलब हमने तीनों कंडीशन झेली यहाँ पे, गर्मी झेली, बारिश झेली, अब ठंड झेल रहे हैं बहुत। और अभी जैसे बढ़ते हैं यहाँ पे 1 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है दिल्ली में, जहाँ हम हैं अभी। तो यूनिवर्सिटी सरकार से आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटी मिल रही है? सरकार से क्या, प्रोटेस्ट में, आंदोलन में क्या फैसिलिटी मिलती है? सब समाज का है सब कुछ। और पुलिस वालों को सोचा था पुलिस वाले आएंगे, अब तो सेफ्टी के लिए वो भी नहीं आ रहे। ये तो या तो यहाँ की चीज़ें हैं, तो यहाँ पे सरकार से फैसिलिटी क्या, सरकार से तो मांग चल रही है सरकार के कि आप जो लोग क्रिमिनल हैं, जो लोग यहाँ पर जातिवादी हैं, उनको आप बाहर करो, उनके खिलाफ एक्शन लो। नहीं, प्रोटेस्ट के लिए तो प्रशासन को आना चाहिए आपके लिए, क्योंकि आप धरना दे रहे हैं, तुम्हारा राइट है। लेकिन प्रशासन आ कहाँ रहा है? ये सवाल आपके माध्यम से मैं उन सरकार से और यहाँ की पुलिस से भी, कि आप कब आते हो ये हमको बता दो। कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता यहाँ पर। एक दो व्यक्ति आएगा, वो सेल्फी लेकर फिर चला जाएगा पुलिस में से, बस इतना काम रहता है। जबकि ये है कि तुम रात में यहाँ पर, ये संघियों गढ़ है, एक्सट्रीम एबीपी वाले लोग यहाँ घूमते रहते हैं, गुंडे लोग घूमते रहते हैं। कभी भी अटैक हो सकता है किसी भी कंडीशन में। 4 बार अटैक हो चुका है ऑलरेडी, 3 बार मैडम पे, 1 बार मेरे पे। तो इन सारी कंडीशन से हम गुजर चुके हैं, उसके बावजूद भी यहाँ की पुलिस को कुछ शर्म नहीं आ रही। लेकिन हमें उनसे कुछ उम्मीदें भी नहीं है। हमें उम्मीद किसी से नहीं, हमको पता है कि हमको लड़ना ही पड़ेगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिलता और ना ही मिलेगा। तो अभी क्या लग रहा है, कब तक आपको ये लड़ाई लड़नी होगी? देखो, जैसे नारा है कि मतलब मुझे नौकरी में न्याय चाहिए, तो जब तक वो न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम टिके हुए मैडम के साथ। और हमारी खुद की ये लड़ाई है कि इस कैंपस के हम छात्र हैं, तो इस कैंपस में अगर जो भी बुरा हो रहा है, इसका मतलब हमारे साथ बुरा हो रहा है। और एक दलित प्रोफेसर बैठी है यहाँ पर, तो उनके साथ तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। हम लड़ेंगे, हम क्लास तक पहुँचाएंगे, हम कॉलेज तक पहुँचाएंगे, हम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएंगे, लेकिन हम लड़ेंगे ज़रूर। देश की यूनिवर्सिटी में जब इतनी बड़ी वारदात, इतनी बड़ी घटना हो रही है, तो देश के हालात क्या है? क्योंकि हर रोज़ अत्याचार होते हैं जाति को लेकर के, और भी तमाम घटनाएं होती रहती है, तो उस पर क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप? देखो, आप तो जर्नलिस्ट हो, आप तो ज़्यादा जानते होगे, लेकिन मैं बता दूं, हम तो पढ़ते लिखते हैं, पढ़ लिख कर समाज की चीज़ें जानते हैं कि क्या चल रहा है, एक्चुअल में क्या हो रहा है इस समाज में। लगातार कल निर्भया केस को 11-12 साल हो गए। कल ही के दिन तमाम रेप केस हुए हैं। भाजपा का एक नेता पकड़ा गया अभी गोंडा साइड रेप केस में। तो लगातार ये देश की कंडीशन जातिवाद चरम पे है, रेप, महिलाओं के खिलाफ शोषण चरम पे है, आदिवासियों के खिलाफ, मुसलमानों को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, और दलितों की तो कंडीशन है ही खराब। अब हम लड़ रहे हैं तब हम बच पा रहे हैं, बिना लड़े कुछ, मैं वापस बताऊँगा, बिना लड़े कुछ नहीं मिल रहा है। सरकार कह रही है कि 2047 तक हम विकसित भारत बना लेंगे। क्या ऐसे इस तरह की सोच लेकर के, इस तरह की घटनाएं होकर के ये देश विकसित हो सकता है 2047 तक? इसमें बता दूं, मुझे तो हंसी और आती है, मतलब किस तरह के विकास की बात कर रहे हैं। तुम्हारे पिछले 10 साल से 10 साल होने वाले हैं, सरकार चल रही। तो मैं एक काम बता दूं, बस सिर्फ एक काम मैं मोदी का जानना चाह रहा हूँ, जो यहाँ की जनता के पक्ष में हो। एक काम बस मुझे कमेंट में बताइएगा कि एक काम क्या, मैं पढ़ूंगा जरूर। एक काम ऐसा जो कह रहे हैं कि हमने रोड बनवा दिए, लगातार वैकेंसी भी दे रहे हैं। कहाँ, मैं बता दूं, वैकेंसी, जॉब, रोजगार पे आऊँ, रोजगार एकदम खत्म है। 2 करोड़ पर ईयर रोजगार देने की बात की थी, एक भी नहीं मिल रहा। यूनिवर्सिटी कैंपस की फीस इतनी बढ़ा दी गई है कि यहाँ पर दलित आकर पढ़ नहीं सकते, महिला तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके पूरा कैंपस बर्बाद कर दे। यहाँ से प्रोफेसर्स को निकाला जा रहा है। अभी तमाम 12 प्रोफेसर, वहाँ से एक जागरूक लक्ष्मण यादव का नाम सुना होगा, उनको निकाल दिया गया। तो जो प्रोफेसर बात करने की एक ऐसा समाज बने जहाँ सब बराबर हो, जहाँ आप, मैं, एक महिला, एक आदिवासी, एक दलित, एक मुसलमान, एक अपर कास्ट, सारे लोग एक साथ आए, एक साथ खाएं, एक साथ उठे, एक साथ बैठे, प्यार मोहब्बत वाली बात। उन जो प्रोफेसर ये बात करें उनको निकाल रहे हैं, शिक्षा के नाम पर दलाली करके संघ के 2-4 बच्चों को भर दे रहे हैं। वो जय श्री राम के नारे लगा क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को कम्युनल बना रहे हैं। ये देश की आज की स्थिति है। तो देश की जो सरकारी नौकरी है, उनको राजनीति में क्यों ले रहे हैं ये सरकार? देश की सरकारी नौकरी, देखो मैं बताता हूँ, मात्र 2% तो सरकारी है, गवर्नमेंट, बाकी तो सारा प्राइवेट कर दिया है। नहीं, उन 2% को भी ये राजनीति में लेते हैं, क्योंकि जब लोकसभा और लोकसभा या फिर कोई विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, तो उसी के टाइम पर वैकेंसी देते हैं। इससे पहले को झांसी देते रहते हैं। तो ये तो पहले रवैया थे कि सरकार आती थी, लास्ट टाइम वैकेंसी निकालना, अब तो वो भी नहीं निकाल रहे। सही बताऊँ तो नहीं निकाल रहे। अभी इनका वोट मांगने का तरीका देखो, पहले तो रोजगार के नाम पर मारते, अब मरे हुए जवानों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कि पुलवामा में मोदी की स्पीच है जब यहाँ कर्नाटका में इलेक्शन हुआ था, कि मरे हुए जवानों के नाम पर, पुलवामा के नाम पर मुझे वोट दो।
इस तरह से वोट मांगे जा रहे हैं। अभी देखो इलेक्शन आना है, फिर से मैं आज बोल रहा हूँ, फिर से वही कंडीशन होने वाली है। या तो कहीं जवान, कहीं हमारे फौजी लोग मारे जाएंगे, ये लोग या तो ये भाजपा के अपने आप नेता बनवाएंगे, मरवाएंगे। ये सारी चीज़ें अब टैक्टिक्स हो गई हैं। देखो सीधी बात है, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में अपोजिशन का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। ऐसी ऐसी आवाज़ों को जिंदा रहना जरूरी है। हम जैसे लोग ही इस लोकतंत्र को जिंदा रखे हैं। आज भी मैं इस बात को मानता हूँ, इस बात को मैं सिद्ध कर दूंगा कि इस देश को बचाने का काम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकरवादियों ने किया है। इस बात को मानना पड़ेगा। मैं फैक्ट्स के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं हर चीज़ पे लॉजिकली बात करता हूँ। हम पढ़े लिखे, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशज हैं। तो इस धरने में जो बहुजन नेता है बड़े बड़े तमाम, तो कितना इस धरने में कितना प्रोटेस्ट दे रहे हैं? देखो लगातार लोग आते रहते हैं। जिग्नेश मेवानी जी आए, मनोज झा जी आए, बीमारू जी विनय रतन जी आए, और बहुजन समाज पार्टी से आए। तो हर तरह के नेता लोग आ रहे हैं, हर समाज से आ रहे हैं। मैं खुद बीम आर्मी छात्र संघ से हूँ। पहले दिन से जब प्रोटेस्ट हुआ था, मैडम ने हमको पहले दिन पता चला था कि मैं पिछले 4 साल से इस कैंपस में हर किसी दबे हुए के लिए आवाज़ उठाता रहा हूँ। लगातार मीडिया पूछ रही है, जो बहुजन के जो नेता है बड़े भाई जो बीएमआरबी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ादी में धरने पर नहीं आए, जबकि तमाम जितने भी बड़े यहाँ पर धरने हुए हैं, जैसे किसान आंदोलन को लेकर के या फिर पहलवानों को लेकर के, उन्होंने पूरा समर्थन दिया। तो इस धरने पर क्यों नहीं आ पा रहे, आखिर क्या कारण है? सही बात है। देखो तुम्हारा क्वेश्चन जायज़ है, जनता का क्वेश्चन जायज़ है, और यहाँ पर तमाम जो लोग, क्योंकि उम्मीद है, जो व्यक्ति काम करता है उसी से उम्मीद होती है। और चंद्रशेखर भाई लगातार हर जिसके साथ उनके साथ खड़े रहे। पहले इलेक्शन थे, अब तो मैं भी निवेदन करूँगा, अगर आप 112 दिन हो गए, 4 महीने होने को आ रहे हैं इस धरने को, तो ऐसा आपकी आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुँची? देखो मैं तो इतना कहना चाहूँगा आपकी मीडिया के माध्यम से, अगर भाई साहब सुन रहे हो हमको, तो वो आए, निवेदन करते हैं कि आप आएँ, आपको यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी बुला रहा है। यहाँ पर जो तमाम जिन लोगों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, जिन लोगों को कॉलेज से निकाला जा रहा है, जिनको जाति के नाम पे मारा जा रहा है, इंस्टीट्यूट में मर्डर हो रहे हैं, उनके लिए खड़े हो। और ये वो नेता ऐसे हैं कि वो इन्हीं आंदोलन से निकले हैं, तमाम दलितों की आवाज़ लड़ते हुए आगे लगे। मैं उम्मीद करता हूँ और आगे मैं जताता हूँ उम्मीद कि आएंगे, एक दिन ज़रूर आएंगे, और मैं गारंटी देता हूँ कि कुछ ही दिनों में आएंगे, जल्दी आएंगे। और सीधी और एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी में कल परसों 2 रेड हो गई जाति के नाम पर, नॉन टीचिंग स्टाफ की। ये यूनिवर्सिटी कब्जा है। और आज जैसा आपने पूछा ना कि इसका हमारा लक्ष्य क्या है, आप कुछ देर पहले पूछ रहे थे, मैं बता दूं कि हम हारे या जीता ये बात की बात है। मैं लगातार ये बोलता हूँ, अपनी भाषणों में भी बोलता हूँ कि हारे या जीता हम बात की बात है, लेकिन आगे इस कैंपस में कोई जातिवाद शोषण नहीं होगा, ये इस बात की हम गारंटी लिख कर दे रहे हैं। क्योंकि हमने पिछले 100 दिन से ज़्यादा लड़ाई लड़ी, ये पहली बार ऐसा कोई आंदोलन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल में कोई अम्बेडकर के नीले झंडे से आवाज़ निकल के 100 से ज़्यादा दिन टिकी हो। और अभी तक टिकी है, क्या पता आगे 200 दिन लड़ना पड़े, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिल जाता, जब तक इस कैंपस में, और तमाम ऐसे कैंपस को सीख लेनी चाहिए, वहाँ के प्रोफेसर जातिवादी मानसिकता के प्रोफेसर हैं, जो लोग जातिवाद कर रहे हैं, उनको सीख लेनी चाहिए। अगर तुमने किसी के साथ ऐसा किया तो ऐसे हम जैसे लोग, हम जैसे स्टूडेंट, डॉक्टर रितु जैसे प्रोफेसर तन जाएंगे, तुम्हारी छाती पैर रख कर बोलेंगे जय भीम का नारा लगाएंगे, जातिवाद मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे, और हम इस जातिवाद को खत्म करके रहेंगे, कम से कम कैंपस से तो खत्म करके रहेंगे। ये तो हमने प्रण ले लिया है। तो देश की जो न्यायपालिका है, शासन व्यवस्था है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इतना लंबे समय तक कोई न्याय मांग रहा है, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेती सरकार? देखो हमको समझना होगा सरकार किन लोगों की है। सरकार की हमेशा देखो लोकतंत्र में है कि सरकार चुन के आती है। नहीं, सरकार एक अलग मुद्दा होगा, लेकिन न्याय व्यवस्था तो उस सब पर तक है ना सरकार से, वो तो स्वतंत्र होनी चाहिए ना देश के अंदर। सीधी बात है, एक हमारा नाम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बचाने के लिए तो लड़ाई लड़ रही है कि वो संविधान में कहाँ, ये बताऊं, जब मैं 2-3 रूल फार्मर लो किसान आंदोलन जब हुआ था, एक ही दिन में पास कर दिया, CNRC बिना अपोजिशन का, NEP कोविड के वक्त पास कर दिया। तो क्या संवैधानिक कार्य हो रहे हैं? रोज़ राज्यसभा सांसद है, 10-12 सांसद तुम सस्पेंड करो, क्या संवैधानिक है? रोज़ तुम जातिवाद कर रहे हो, क्या वो संवैधानिक है? बिल्कुल नहीं है। इस सरकार तो कभी, इनके जो RSS की लेड सरकार है ना, RSS ने कभी भी 2014 से पहले अपना तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। वो लोग अपने भगवा झंडे को जिस ऐसे करते हैं ना, हिटलर की दलाल लोग जो लोग हैं, ये हिटलर भी ऐसे करता था, ऐसे करके, मुसोलिनी ऐसे करता था जर्मनी और इटली में। तो ये उन्हीं के वंशज लोग हैं, ये उन्हीं की तानाशाही लाना चाहते हैं। इन्होंने कभी भारतीय जनता को वो अहमियत ही नहीं दी। तो भारत संविधान को तो जलाते हैं, इनके लोग आज तक जलाते हैं। जिस दिन 15 अगस्त को मोदी की स्पीच थी, उसके अगले दिन इनका जो लीगल एडवाइजर था वो क्या बोला, हम संविधान को बदलेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो तमाम देश की जो बहुजन बेटी है, उनसे क्या सीख मिल रही है? जो डॉक्टर रितु सिंह है, इन्होंने बड़ा आंदोलन चला रखा है देश के अंदर, तो क्या सीखी? हमारे जो दर्शक हैं उनको बताओ, जो देश की बहुजन बेटी है उन पर क्या इफेक्ट जाएगा इस आंदोलन का? एकदम देखो, पहले तो ये मुझे बहुत गर्व होता है इस बात को कि एक बहुजन महिला, दलित महिला अपने हक की लड़ाई बुलंद तरीके से बिना डरे बिना टके इन इतने एक्सट्रीम गढ़ में, संघ के एक्सट्रीम गढ़ में लड़ रहे हैं। इस बात के लिए उनको सैल्यूट है। और तमाम जो बहनें, जो हमारी माताएं देख रही हैं, उनको इस बात सीखना चाहिए कि लड़ना पड़ेगा हमको।
ये लड़ाई जातिवाद के खिलाफ, साथ साथ पितृसत्ता के खिलाफ भी लड़ाई है। तो हमको ऐसी महिलाओं की ज़रूरत है, हमको ऐसे प्रोफेसर की ज़रूरत है कि जो लड़े हक के लिए। हम तो उनके पीछे चलने तैयार हैं। तो आखिर कितना समय लगेगा? अभी जातिवाद इस तरह की घटनाएं हो रही है, कब तक आखिर थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार होती जा रही है। 4 साल अभी कब तक थमेगी ये घटनाएं? देखो, हमारे पूर्वज शुरू से लड़ते हैं, बुद्ध से लेके अम्बेडकर से लेके पेरियार, फूले, सब लोग लड़ते हैं। फिर कांशीराम साहब, उसके बाद बहन जी, उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद, तमाम लड़ते हैं। अब डॉक्टर रितु लड़ रहे हैं। तो मैंने देखा है जो बहुजन के कुछ लीडर है, कुछ लोग हैं जो सिर्फ फोटो और बाबा साहब के जयकारे लगाने तक ही सीमित रहते हैं, धरातल पर काम नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसकी वजह है जो अभी इतने लंबे समय तक हमें ये इस तरह की जातिवादी घटनाएं झेलनी पड़ रही है? देखो, सीधी बात है, ये लड़ाई है इंसानियत को जीतने की। आप जो बोल रहे हैं ना, जो नारे लगाते हैं, ये बात नारों से भी बुलंदी उठती है, लेकिन वो मैं कहूँगा देखो आगे क्योंकि हम एकेडमिकली बहुत वीक कर रहे हैं। नारे लगाना सही है, लेकिन एक लिमिट तक काम करना, धरातल पर उस पर विश्वास करना और नारे लगाने में बहुत फ़र्क होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा, मतलब शायद कुछ लोग कर रहे होंगे, लेकिन मोस्टली लोग काम कर रहे हैं अपनी जगह। जो लोग कर रहे हैं वो उनको सुधरेंगे आगे, शायद एक दूसरे को देख के सुधरें। हम तो उनसे उम्मीद है कि हमारे अपने साथी हैं वो लोग। कम से कम नारे लगाने तक की तो हिम्मत आई। कोई इस विश्वविद्यालय में इतना RSS गड़ा, कोई अकेला व्यक्ति यहाँ पर्ची नहीं बांट सकता। इस प्रोटेस्ट से पहले इतनी बुरी कंडीशन थी, उनको पीट देते थे। इतना डर था यहाँ पर, इतना यहाँ पे ABP RSS का वो था। लेकिन उस गढ़ में भी हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे थे। लगा लो, हम लोग पॉलिटिक्स का मतलब क्या, पॉलिटिक्स मतलब वैसा नहीं, अपनी विचारधारा वाली पॉलिटिक्स करते। अब देखो, तमाम हमको समर्थन मिलते हैं। ये भाई साहब झारखंड से पैदल मार्च करके आए, जैसे तमाम हमारे साथी मनोज भाई हैं झारखंड से, और संघर्षशील ऐसे बहुत सारे लोग हैं। नहीं, जो देश के लिए, समाज के लिए काम करेगा, दुनिया भी देख रही है और उनका क्रेडिट मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ फोटो और नारे लगाने तक ही सीमित रहते हैं। मैंने सिर्फ उसके लिए बात कही थी। देखो, जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको सीखने की पड़ी। मैं बार बार बोलूँगा उनकी, क्योंकि उनके प्रति हेट तो नहीं है मेरा, क्योंकि शायद शुरुआती दौरान जब मैं 8-9 में, तो मैं भी यही करता हूँ शायद। हम भी नारे लगाते होंगे, वो मतलब नहीं होगा हमको कि क्या होता है। हमको बस ऐसा लगता है कि हमारा कोई व्यक्ति है, अरे वो हमारा चचा ताऊ है, वो देखो नीला झंडा, नीला गमछा लगा चल रहा है, जय भीम का, हमको मतलब नहीं। लेकिन जब हम यूनिवर्सिटी में कैंपस में, तब पता चला कि अम्बेडकर क्या है, जय भीम का नारा क्या है, क्यों हमें अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या पेरियार ने किया, क्या फूले, क्या अम्बेडकर, इन सब ने हमें इन कैंपस ने सिखाया। अब तो इस कैंपस को बर्बाद कर दिया। देखो, ये स्ट्रेटजी है कि हम जैसे लोग जो कैंपस में आकर अपनी बात बुलंद करते हैं, उनको ही ख़त्म कर दो। जब हम जैसे छात्र नहीं रहेंगे तो मूवमेंट कहाँ बचेगा। हम जैसे छात्र रहेंगे तो ऐसे प्रोफेसर नहीं बनेंगे, ऐसे प्रोफेसर नहीं बने तो बच्चे फिर से तैयार नहीं होंगे। तो साइकिल है ये पूरा। स्टूडेंट को खत्म, पहले कैंपस को खत्म करना, जब कैंपस खत्म होगा छात्र खत्म होंगे, जब छात्र खत्म होगा तो प्रोफेसर खत्म होंगे, जब प्रोफेसर खत्म होगा तो यहाँ की जो एजुकेशन वैल्यू है वो खत्म होंगी। फिर जो ह्यूमैनिटी की विचारधारा आती है, यहाँ तमाम प्रोफेसर लक्ष्मी यादव, मनोज झा जैसे, डॉक्टर रितु जैसी जो उस बात को सिखाते हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब पूरा उलट जाएगा सिस्टम, फिर से मनुस्मृति जैसा लागू हो जाए। लेकिन हम लोग ठान लिया है, इस ABP गढ़ में चीख के बोल रहे हैं कि हम लोग वो तो नहीं होने देंगे। अब चाहे कुछ हो जाए, मरना पड़े, लड़ना पड़े, हम लड़ रहे हैं। 112 दिन से लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, बिल्कुल। और जीत निश्चित होगी। लड़ाई बहुत ज़रूरी है। इस लड़ाई की अहमियत जो देख रहे हैं मीडिया में, उनको बता दो कि इस लड़ाई की अहमियत सीखो साथियों। ये बात सुन रहा हूँ। तो आखिरी में चीज़ ये है, तो अभी 112 दिन हो गए, अभी क्या लग रहा है, कहाँ तक ये, कितना टाइम तक ये तुम्हें न्याय मिलेगा? देखो, हमने बहुत पहले ऐलान कर दिया है कि चाहे 112 से 200 दिन हो जाए, 224 दिन हो जाए, 300 हो जाए, लेकिन जब तक सभी तरह रहे, क्योंकि उस पर SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल है 420, बहुत सारी वो डरे हो, 465, 468, इतनी सारी धाराएं हैं। मैं तो लॉ का स्टूडेंट बता रहा हूँ, इतनी सारी धाराओं के साथ चार्जशीटेड है। खाली इल्ज़ाम नहीं है, चार्जशीट हो चुकी है, पुलिस ने प्रूव कर दिया, उसके बावजूद भी अरेस्ट नहीं करता। इसका मतलब ये RSS के लोग बिल्कुल संवैधानिक नहीं, ये बचा रहे हैं। तो हम तो अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं, हम संविधान के साथ चलेंगे जब तक उसको जेल नहीं कर जाते, जब तक हम हटेंगे नहीं, ये ठान लिया। और बहुत सारे मुद्दे इनको हम करेंगे जो जिनको निकाला जा रहा है। मैं बता दूं, आपके लास्ट वर्ष ख़त्म करना, जिनको कॉलेज से डिस्प्लेसमेंट किया उनको वापस लो, तो इसको जेल कराओ। और यहाँ पर पहले लॉ फैकल्टी में 2009 में अम्बेडकर की मूर्ति हुआ करती थी, और हम यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति लगा के रहेंगे। देखना अगले 50 दिन में यहाँ लगाएंगे हम, जिसकी हिम्मत है वो रोक ले। हम तो अपना मूवमेंट अब यहाँ छोड़ दिया, हम यहाँ ही बैठ के पढ़ेंगे, यहाँ ही क्लास लेंगे, और यहाँ ही लाइब्रेरी बगल में यहीं पढ़ेंगे। सब कुछ यहाँ से होगा, हमारा भविष्य भी यहीं तय होगा। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बिल्कुल, जय भीम।